प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं एफएचएल टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। लोकसभा चुनाव अनाउंस हो गए हैं और सभी अपने अपने घोड़े मैदान में उतार रहे हैं। और अभी हरियाणा का जो चुनाव है वो छठे चरण में है। 25 मई को मतदान है। हालांकि बीजेपी अपने 6 उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है। कांग्रेस अभी मंथन कर रही है कि कौन बेस्ट उम्मीदवार हो सकता है जो हमें हमारे स्कोर को बढ़ाए, क्योंकि पिछला जो स्कोर था वो बहुत ही निराशाजनक रहा कांग्रेस के लिए। हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा में से एक भी सीट नहीं जीत पाई और बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2014 की बात करें तो स्कोर था 7 और 2 इनेलो, 7 बीजेपी और 1 कांग्रेस। अब स्थितियां बदल चुकी है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। 10 साल मोदी का शासन लोगों ने देखा है और 9.5 साल से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। एक बार फुल फ्लैश्ड बहुमत में आई 2014 में और 2019 में गठबंधन की सरकार बनाई। गठबंधन में जो साथी थे अब उनको अलग कर दिया गया है। अब अलग हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अलग होते हुए भी प्यार बरकरार है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार कमलेश भारतीय जी हैं, जिनका बड़ा ही वृद्ध अनुभव है। बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। राजनीति की बहुत ही गहन समझ रखते हैं वृहद अनुभव के साथ। तो भारती जी, स्वागत है आपका। कैसे? नमस्कार, आपका भी स्वागत है, शुक्रिया है जी। तो क्या लग रहा है सर, राजनीतिक माहौल जो आजकल, एक तो मैं बात कर रहा था परसों प्रोफेसर संपत सिंह जी से भी कि राजनीति में जो नैतिकता और शुचिता है वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही। तो क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा ख्याल है नैतिकता और शुचिता पर अगर अब राजनीतिक दल चलें जी, मेरा ख्याल वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। जी जी। आप नैतिकता की बात कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पर आकर पता चला था हिसार में। जी सर। यहाँ सांसद हुआ करते थे कृष्णकांत, जो युवा तुर्क कहलाते थे। जी सर। उनका मुझे पता चला कि वो शाम को अपना पूरा जो बही खाता मिलाते थे जी सर। कि कितना खर्च हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। और एक दिन मिला नहीं, उनको चैन नहीं पड़ी जब तक वो मिला नहीं। जी सर। वो शुचिता आप आज उम्मीद करें नेताओं से, मेरा ख्याल नहीं मिलेगी। जी। जो नेता पैसे को अपना नहीं जनता का ही माने, वो शुचिता नहीं रही। विचार भी नहीं रहे, विचारधारा पर कोई दल चल नहीं पा रहा। आपको पता है विचारधारा के मामले में पार्टियों में सबसे ऊंची थी भाजपा। पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता है। हाँ, पार्टी विद द डिफरेंस। जी सर। लेकिन अब एक दिन मैं कार्टून देखा और मैं बड़ा हंसा, अकेला बैठा, कि वो दीवार के साथ 2 नेता लगे हुए हैं, पैर पसार रखे हैं। कहते यार एक काम करते हैं, हम सारे जाके शामिल हो जाते हैं, फिर इसका नाम चाहे कांग्रेस रख दो चाहे भाजपा रख दो। जी सर। तो अपने आप में कमाल है कि ये संसद में भी बात आ चुकी है कि कम से कम 70% जो लोग हैं वो भाजपा में कांग्रेस के आ चुके हैं। जी सर। ये तो शुचिता कहाँ रही? बिल्कुल। तो जैसा कि आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी ही जवाब में से एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का जो और छत्तीसगढ़ राजस्थान का जो चुनाव था उसमें मध्य प्रदेश में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था। काफ़ी पूरे सारे बूथ कार्यकर्ता आए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण कर रहे थे कि चाचा भतीजा ने महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उसके 3 दिन बाद ही अभिजीत पवार को एनडीए की गवर्नमेंट बना दी जाती है और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे? असल में मैंने अभी लिखा था 2-4 दिन पहले, क्योंकि रोज लिखता हूँ, आपको पता है। जी सर। कि ये एक अटैक करने की तकनीक है। जैसे आपको याद हो जो पहला चुनाव था जब ये जीते 2014 का, उस समय आप देखो कितने कितने हजार करोड़ के आरोप लगाए गए। जी सर। और सबसे मज़ेदार जो बात आ रही थी वो थी 2G 3G जीजा जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, उस जीजा जी का बिगड़ा तो कुछ नहीं। जी बिल्कुल। निकला नहीं या क्या नहीं किया, उसको बुलाया था बहुत बार। जी तो ये मुझे लगने लगा कि ये एक अटैकिंग तकनीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कि इतना इमेज खराब कर दो कि लोग माने कि सचमुच इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खा लिए।
वो इसमें जो मुझे बात याद आ रही है, जो थिंक टैंक है बीजेपी का, उनका कहना ये है, बड़े बड़े नेताओं से जैसे आप भी मिलते हो, मैं भी मिलता हूँ, तो उनका ये कहना है कि हम मोरारजी देसाई वाली गलती नहीं करेंगे कि इंदिरा गांधी को जेल में डाल दें और उनको सुपर हीरो नहीं, बना वो तो गलतियां हैं ही गलत। दें। जी। देखो, चौधरी चरण सिंह ने यही गलती की थी जी। जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था, और वो रास्ते में मुझे याद है किसी सड़क पर पत्थर पर बैठ गई थी। वो जो उसका फोटो छपा और जो उसके साथ जो सहानुभूति उमड़ी, जनता 2.5 साल में ही वो जनता सरकार खत्म हो गई। स्पष्ट ये गलती तो नहीं होनी चाहिए। बंसीलाल जी ने भी ये गलती की थी। बंसीलाल के उलट बंसीलाल के साथ ये गलती की गई थी जब इनको भी हथकड़ी लगा के भिवानी में घुमाया गया था। जी। जी। वो भी गलत था। जी सर। कि राजनेता पर आप लगाओ, अगर आरोप सिद्ध होता है तो उसको गिरफ्तार भी करो, लेकिन जानबूझकर आप उसको पूरे शहर में घुमाओ, वो तो फिर तानाशाही जैसा हो जाता है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि संवैधानिक संस्थाओं का बहुत जमकर दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और भी अन्य डिपार्टमेंट हो, कि प्रताड़ित किया जा रहा है नेताओं को, विपक्षी नेताओं को। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, उसमें मैं ये नहीं कहता सारे दूध के धुले हैं, जी। जी। है ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता के खिलाफ आपके पास कुछ होता है ना। तो इसीलिए ईडी आती है, इसीलिए सीबीआई आती है, लेकिन उसकी टाइमिंग जब देखते हैं तब थोड़ा डाउट होता है। भी यार, या बिल्कुल चुनाव आ गए उस समय ईडी क्यों आई? पहले भी तो 5 साल चल रहा था। बिल्कुल। तो ईडी अपना काम करे, सीबीआई अपना काम करे। तो इनको इसीलिए जो मीडिया है वो उसमें ये कहा जाता है कि ये सीबीआई हो, ईडी हो, ये जो भी सत्ता में होता है, इसका नहीं, भाजपा का नहीं, कांग्रेस भी, जी। ये इनके तोते होते हैं। बिल्कुल सर। जैसा इनको कहा जाता है ये वैसे बोल देते हैं। जी सर। और इसका तो एक बहुत मज़ेदार, आपको पता, ऑडियो भी आया था। जी। वो तो बनाते हैं लोग। जी सर। तो उसका भी उपयोग किया अपने लेख में कि वो फ़ोन आता है, जी। तो वो कहता है कहाँ से बोल रहे हैं? कहते हैं हम ईडी से बोल रहे हैं। तो कहता है ईडी से? मैं तो कल ही शामिल हो गया बीजेपी में। मतलब कल ही शामिल हो गया। तो मैं तो सर शामिल हो चुका हूँ। जी। कि वो हो, सॉरी रॉन्ग नंबर। ये लोग इसका बनाते हैं कि ये तरीका क्या है। आप टाइमिंग तो सही रखो ना। मैं मानता हूँ सारे दूध के धुले नहीं, उनमें दोष होगा, उन्होंने कमाए, खाए, मलाई खाई, है ना, लेकिन वो टाइम तो सही रखो ताकि लोगों को लगे कि हाँ सचमुच कार्रवाई होनी चाहिए, और हो रही है तो ठीक हो रही है, उसमें शक की गुंजाइश ना छोड़ो। जी सर। मैं मानता हूँ भी उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने का नारा दिया था, है ना, अपने तौर पे भ्रष्टाचार दूर भी कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं। उस समय तो बाबा रामदेव जी भी बहुत कुछ कहते थे। अब वो भी काफ़ी खामोश है। उनको भी शायद एहसास हो गया कि मैं पता नहीं कहाँ कितना बोलता था, अब कम ही बोलूँ। मतलब उनको भी शायद ये कह दिया गया है कि मैं अगर आपकी बातों को स्पष्ट कहूँ तो कि भाई अपना बिजनेस कर लो, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेच रहे हो तो ज़्यादा सही रहेगा। वही, अपने अपने काम पर ध्यान दो। हाँ जी। मुझे याद है 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को लिस्ट भेज दी थी कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उसमें सुमेधानंद सरस्वती भी थे जो सीकर से सांसद हैं, अभी फिर दोबारा उनको भी टिकट दी गई है। तो वो जो उनकी लिस्ट थी, जो सूची थी, वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई थी। और चलो वो तो उनका देखो अपना राज चलाने का एक तरीका है। जी जी। जो उनके साथ कहते हैं ना आरएसएस वाले लोग या जनसंघ वाले लोग जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, तो उन्होंने उनको प्राथमिकता दी, अच्छी बात है। वीरेंद्र तो जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यही कहते रहे कि मैं दरियाँ उठाने में थोड़े लगा रहूँगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पर दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ दरियाँ उठाने में क्यों लगाए रखती है आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने चौधरी उसका वीरेंद्र महत्व तो दो आप। जैसा कि आपने अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह का जिक्र किया, चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार में 3 सदस्य राजनीति कर सकते थे। तीनों ने कर ली। तीनों को भाजपा ने उनको तीनों को एक को राज्यसभा मेंबर बना दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, बेटे को लोकसभा से सांसद बना दिया, और मैडम को भी एमएलए बनाया। दूसरी बार वो अपनी सीट को बरकरार नहीं रख पाई और दुष्यंत चौटाला से हार गई। तो
क्या आपको ये नहीं लगता कि इस प्रकार का दल बदल, और हालांकि जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी 2 दिनों बाद, जो कि उनका मुख्य एजेंडा था कि इसके साथ गठबंधन मत रखो, और वो गठबंधन भी टूट गया। और अब विचित्र स्थिति बनी हुई है कि बेटा कांग्रेस में है और बाप अभी तक आधिकारिक तौर पर भाजपा में है। नहीं, वो जा रहे हैं। मेरी बात उनसे आज भी हुई है, 2-3 दिन पहले भी हुई जी। असल में वो चाहते ये हैं कि जींद में कोई बड़ी रैली करके अच्छे से वो शामिल हों। उनका ये मानना है कि मैं काफ़ी लोग जुटा सकता हूँ, इसका असर भी सोनीपत और इधर हिसार में पड़ सकता है। जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि असर पड़ सकता नहीं, है। अब आगे बात तो सुनो ना। जी सर। तो आगे उनको जो उनका कहना है कि श्रीमती सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो इसलिए आ नहीं पाएंगी, तो आखिरकार उनको दिल्ली जाकर ही शामिल होना है। वो समय और तिथि तय हो रही है, वो शामिल हो चुके हैं। हाँ, वो अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा बाकी है, लेकिन वो उनका समय निर्धारित हो रहा है। मेरी आज भी बात हुई थी, तो उनका यही है भी जब जहाँ समय देंगे अब मैं वहाँ जाऊँगा, और क्या करूँ। हमारा चैनल ना केवल हरियाणा की राजनीति कवर कर रहा है, राजस्थान की भी राजनीति हम कवर कर रहे हैं। सरदार शहर हमने उपचुनाव कवर किया था पिछली बार, कांग्रेस के कैंडिडेट भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र अनिल शर्मा जीते थे। अभी परसों भी हम चूरू झुंझुनू जाकर आए हैं। तो एक चूरू में भी एक इसी तरीके के बाप और बेटे की जोड़ी है, राम सिंह कसवां और राहुल कसवां। राम सिंह कसवां ने बलराम जाखड़ को भी हराया था, आपको याद होगा, और राहुल कसवां भी 2 बार MP रह चुके हैं भाजपा से। उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर दी। मैं ब्रिजेंद्र के दूसरे दिन बाद ही जी उनका नाम भी आ रहा है जी। तो मेरा पैतृक गांव राजगढ़ भी है, मैं उनको भी जानता हूं, उनसे भी बात हुई थी। जैसे आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, बात मेरी भी होती रहती है। परसों जिस दिन ज्वाइन किया है, मतलब पहली रात को 12 तारीख को मेरी बात हुई थी। तो ये जो सारी बातें आपने बताई वो हो रही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह के परिवार को भाजपा ने जो तवज्जो दी, और उसी प्रकार राम सिंह कसवां को भी 4 बार MP बनाया, 2 बार उनके बेटे को बनाया, 1 बार उनकी पत्नी भी कमल कसवां MLA रही है राजगढ़ से, तो ये जो 2 जोड़ी हैं पिता और पुत्रों की, इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? नहीं, मज़ेदार बात पता क्या है जी, जो मैंने लिखा था, कल ही लिखा। एक तो राव इंद्रजीत जी, एक चौधरी वीरेंद्र जी, इनके अंदर असल में मुख्यमंत्री बनने की तड़प थी। जी सर। ठीक है, अब वीरेंद्र सिंह जी ने सारे हाथ पैर मार के देख लिया, तो मैं उनको हंस भी रहा था कि अब आप मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए क्या। जो भाजपा का मार्गदर्शक मंडल बना दिया। बिल्कुल ठीक है। कहते नहीं, मैं अभी रहना चाहता हूँ, राजनीति में सक्रिय हूँ। मैंने दिया भी था, छपा भी है कि मैं सक्रिय रहूँगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि लगता है उनके मन को शांति। तो जैसा मैं आपसे पूछ भी रहा था कि अभी कि भाई जैसे कि इस प्रकार से जो दल बदल हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हो या भाजपा के लोग भी जिनको तवज्जो नहीं मिल रही है, वो भी अपना अपना मतलब पार्टी छोड़कर, क्योंकि उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नज़र नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो दल बदल हो रहा है, मतलब थोक के भाव दल बदल हो रहा है। जैसे कपड़े, ऐसे जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से दल बदल हो रहा है। हमने शुरू की थी ना, बात वहीं आती है। जी जी। कि ना नैतिकता बची, ना विचारधारा बची, ना शुद्ध शुचिता बची। अब तो महत्वाकांक्षाएं हैं। बिल्कुल, कि कैसे एक MLA बनता है, वो कहता है अभी मैं मंत्री बन जाऊँ, इसी टर्म में बन जाऊँ, और जो मंत्री वो कहते हैं इसी टर्म में मुख्यमंत्री बन जाऊँ। मतलब जो पेशेंस है, सब्र है, वो है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो महत्वाकांक्षा जो है वो इनसे सारे काम करवाती है जी। दल बदल भी होते हैं। अभी जैसे देखो 5 निर्दलीय बेचारे वैसे बैठे रह गए। उनको आश्वासन दे दिया गया ना कि आपको टिकट देंगे आने वाले विधानसभा। अब ये जो है ना, ये चीज़ें ये दल बदल करवाती हैं। और मैंने जो आज का लिखा है वो यही है कि जब लोकतंत्र का पर्व आता है, जैसे दिवाली आती है। जी जी जी। दिवाली एकदम नहीं आती। दिवाली से पहले नवरात्र आते हैं, दशहरा आता है, नवरात्र के बाद दशहरा आता है, फिर वो छोटी दिवाली आती है जब वो बर्तन जब खरीदते हैं, वो दिन आता है, धनतेरस। एकदम से दिवाली नहीं आती। इसी तरह से चुनाव एकदम नहीं आते। इसकी सबसे पहली जो झांकी होती है दल बदल होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मजेदार बात क्या कहते हैं जी, जब दल बदल कोई भी करता है, कहीं से इधर से उधर जाए, वो कहते मेरा दम घुटने लग गया। हाँ जी। तो अब तक क्यों जी रहे थे, कैसे जी रहे थे? दम घुटने लग गया। हाँ, फिर वो आरोप बनाते हैं। जी जी। ब्रिजेंद्र सिंह ने भी यही कहा था कि मैं 1 साल से मैं यहाँ पर
अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो गया, वो किसानों अब के साथ। सब कुछ समझ आ रहा है। तो 2 दिन और इंतजार कर लेते तो कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती थी, आप क्या कहते नहीं हैं? नहीं, वो होनी नहीं थी। वो तो भाजपा हो वाले चुका लोग कह रहे हैं कि हम उनको सोनीपत से टिकट दे रहे थे क्योंकि हिसार में वो निष्क्रिय थे। वो तो एक ही बात होती है, सोनीपत में भी जाके वही लोग प्रचार करेंगे भाई वहाँ नहीं किया, यहाँ क्या से करेगा। जी वो नहीं है। जी जी। उन्होंने टिकट 1.5 साल पहले एक चर्चा आ रही थी कि सिरसा से सुनीता दुग्गल का, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का, अंबाला से रतनलाल कटारिया वो तो का एक्सपायर हो गए और थे। हाँ वो एक्सपायर हो गए, सोनीपत से रमेश कौशिक का। ये 4 नाम आ ही रहे थे। जी, उनमें धर्मवीर से का भी देखो, नाम था वैसे, लेकिन रणबीर का था लेकिन वो अपना मैनेज कर गए, जी है ना। अब ये देखो ना, रमेश कौशिक तो एक और काम के कारण हाँ वो बाहर हो जाएंगे। जिस तरह जो भी उनके नाम हाँ जी बिल्कुल। वीडियो चलाया गया वो सही है या झूठ है, लेकिन वो एक हाँ, दाग एक लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, दाग छवि लग जाता धूमिल हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह से देखो सुनीता दुग्गल वाली बात भी सच हो गई, और यहाँ वाली उन्होंने खुद ही कर दी जब उन्होंने रिजाइन ही कर दिया। बिल्कुल। तो ये जो चर्चाएं, इसका मतलब लोगों में जो आत्मा बोलती, परमात्मा बोलता है कि ये टिकट कटने हैं। हाँ, मुझे ये भी पता लगा है कि हिसार के अंदर जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद बने और एक संगठन के बहुत बड़े पदाधिकारी हरियाणा भाजपा के, उन दोनों लोगों ने यहाँ पर सर्वे किया था। तो चाहे कार्यकर्ता हो और चाहे आम नागरिक हो, उसमें भी ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि ब्रजेंद्र सिंह के अलावा किसी को भी टिकट दे दीजिए हिसार में, वो जीत जाएगा। अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देंगे हिसार से बीजेपी वाले तो उनकी हार निश्चित है। चलिए वो तो उनका अपना अपना, सब पार्टियां सर्वे करवाती हैं, है ना। जी सारी पार्टियां तय तक जाती हैं, सीआईडी रिपोर्ट भी लेती हैं, फिर जाकर वो फैसला करती हैं कि किसके पक्ष में जा सकता है। फिर आपको एक और दुखांत पता, मैं कभी उसका जिक्र नहीं करता, कि यहाँ पर जातियों के आधार पर भी बांटा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा दुखांत है कि यहाँ इस जाति के लोग ज़्यादा हैं, जहाँ उस जाति के प्रत्याशी दो, वहाँ उसके ज़्यादा, वहाँ उसको दो। कास्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। वो जो है ना, अजगर बोलते थे इसको हाँ हिंदी जी हाँ में, जी अजगर। हाँ जी। कि अजगर की लपेट में राजनीति फंसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होना नहीं चाहिए, पर ये हो गया, और इतना हो गया कि अब इससे बाहर निकलना मुश्किल है। बिल्कुल। अब जैसे करनाल की सीट है, वो हर कोई कहता किसी ब्राह्मण को दो। बिल्कुल ठीक है। हिसार की सीट आप जानते हो, हाँ, बिल्कुल, एक जाट को। समाज विशेष को दे दो, बिल्कुल ठीक है ना। सिरसा है, वहाँ थोड़ा वो भी ध्यान रखो, पंजाबी बेल्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो हम जिस राजनीति की बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुभ नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप व्यक्ति की योग्यता नहीं देखते, व्यक्ति की और जो योग्यताएं हैं वो नहीं देखते। आप सिर्फ ये देखते हैं कि इस जाति से है, हमारी जाति से है, उस जाति से है, वो देखते हैं। हालांकि मैंने आपको मज़ेदार बात बताऊँ, जी सर। एक समय कांशी राम जी को कहा था, तब मैं चंडीगढ़ होता था दैनिक ट्यून में, तो उनका एक एमएलए मुझे उनसे मिलाने ले गया यूटी गेस्ट हाउस। जी सर। वो आए हुए थे, पंजाब के तो थे ही। होशियारपुर से संबंध। तो उस समय उनका नाम नहीं, रोपड़ के थे। अच्छा, रोपड़ तो उनका तब नाम था DS4, जिसमें सारे बस ऊन वाली जो जातियाँ, वो 4 जातियाँ। वो तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है आपको। तो मैंने उनको, वो तो ये भी कहते थे कि ऐसे पेन निकाल के दिखाते थे कि ये जो पेन का जो ऊपरी हिस्सा है वो अपर कास्ट है, और जो पूरा बड़ा हिस्सा है जो नीचे का है वो जो सारे जो बैकवर्ड और SC हैं, तो बोला ये ऊपर के हिस्से को हटाना है और इसको नीचे आगे लेके आना है। वही बता रहा हूँ कि जब मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो ये नहीं मैं कहता मैं ज़्यादा सियाणा हूँ या क्या हूँ, मेरे मन में विचार था। तो मैंने उनको कहा कि मैं मानकर चलता हूँ कि हर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में जो आपका समाज है वो ज़्यादा है, लेकिन ये कहाँ गारंटी है कि वो सारा समाज आपको वोट देगा। बिल्कुल ठीक बात। आपको दूसरे समाज की और दूसरी जातियों को जाना होगा। वो बाद में मायावती ने किया भी। उनको पता नहीं कैसे दिल में लग गई, उन्होंने उसका नाम इसीलिए बदल दिया बहुजन समाज पार्टी, फिर बहुजन बना दिया। जी बिल्कुल। जो 4 जातियों तक सीमित है वो फिर बहुजन बनाया, फिर मायावती ने अपना प्रयोग करके देखा। बिल्कुल। ये ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हो गया। चलिए सर, हम ये बात कर लेते हैं। देखिए कि क्या है कि जो मुख्य विपक्षी दल है, चाहे पूरे देश के अंदर आज भी कांग्रेस का संगठन है और उसके वोटर हैं, लेकिन कांग्रेस
अपनी हार से, अपनी नाकामियों से सबक नहीं ले पा रही है। चाहे आप पीछे विधानसभा चुनाव में देखें, सचिन पायलट, अशोक गहलोत की टशलबाजी थी, उसी में सरकार गई। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी कमलनाथ और बाकी ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। हाँ जी, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी यही था। तो यहाँ पर इनको ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जैसे हरियाणा में भी गुटबाजी चरम पर है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस से शायद चूक हो रही है कि जो युवा नेता थे, प्रतिभाशाली थे, जैसे मध्य प्रदेश वाला ज्योतिरादित्य जतिन प्रसाद भी हैं, जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में है ना, सचिन पायलट राजस्थान में, मतलब जिसको राहुल गांधी की ड्रीम टीम कहा जाता था, वो सारे बड़े जोश से आए थे, लेकिन उनको जो भी उनका क्रेडिट था वो मिला नहीं जी। इसलिए या तो छोड़ गए या फिर कांग्रेस में निष्क्रिय रह गए। ये जो है ना कि जब तक आप युवाओं को उनका स्थान नहीं देते तो फिर क्या होगा। इसी तरीके से हिमाचल में भी हुआ, हिमाचल में भी है। हिमाचल में देखो वहाँ उल्टा काम है। वहाँ पहले सुखविंदर सुक्खू को वीरभद्र जी ने आने नहीं दिया, आने ही नहीं दिया, मंत्रिमंडल में नहीं लाए, संगठन में रखा, वे उधर दूर रहो। तो अब जब वे बन गए तो उन्होंने दूर कर दिया। वो मुझे लगा उनको थोड़ा सोचना चाहिए था कि मैं थोड़ा समरसता से चलूं। वो नहीं चल पाए, कहीं ना कहीं दूरी रह गई, मन में लोगों के रह गया। तो सुक्खू अपनी जगह जो भी है वो और तरह की वहाँ समस्या है। वहाँ समस्या एक दूसरे को महत्व ना देने की। वैसे तो सब जगह यही समस्या होती है, लेकिन वहाँ ये सबसे बड़ी समस्या थी कि आप जो आपने अपने साथ लिए हैं, जैसे वहाँ पर आरोप भी लगाया भाई हमने जो काम करवा लिए, जो मंजूर भी हो गए, उनके भी नहीं पैसे दे रहे। अपनी सरकार अपने पैसे नहीं दे। जैसा कि आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे एक वाकया अभी याद आ रहा है, और जो चल भी रहा है। इंटरनल कंपटीशन हर पार्टी के अंदर है, हर नेताओं के अंदर है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी संगठनात्मक सभा होती है या रैली होती है तो उसमें सारे गुट के नेता, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ गुटबाजी नहीं है, वहाँ भी है, इंटरनल है, लेकिन जब मंच पे जब सार्वजनिक एक्टिविटी की बात आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और कांग्रेस इस मुद्दे में अगर एक गुट की है, एसआर के गुट की रैली है तो हुड्डा गुट नहीं आएगा, हुड्डा गुट की रैली है तो एसआर के नहीं आएगा, प्रदेशाध्यक्ष तो सभी के होते हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी एक जगह जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? उसमें आप ये देखिए, ये हो रहा है कि भाजपा का जो इस समय हाई कमान है, वो अमित शाह मान लीजिए, मोदी जी मान लीजिए, दोनों की जोड़ी है जी। मुख्य तौर पे उनमें थोड़ी ताकत है। जैसे अभी मैंने एक बिल्कुल कॉमन मैन से सुना कि देख लो उन्होंने अनिल विज को भी शांत करके बिठा दिया। बिल्कुल ठीक है। जो 6 बार का विधायक, 2 बार इंडिपेंडेंट भी रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी है, 6 बार तो मतलब बंदा विधायक बना। बिल्कुल। मुख्यमंत्री पद का पहले भी दावेदार था, अब भी था, वही नाराजगी थी। और हरियाणा भाजपा में अगर सबसे ईमानदार नेता की बात की जाती है या करंट वाले नेता की बात की जाती है तो अनिल विज। कुछ भी मानो जी, कि उनके मन में था कि आप मुख्यमंत्री मुझे ही बनाएंगे जी, मन में तो था। बिल्कुल नहीं बनाया, नाराज होकर बैठ गए, भाजपा ने बनाया नहीं। ये हिम्मत, ये फैसले कांग्रेस में नहीं है। अब मैं एक उदाहरण लिखा भी था जी सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह कब की कांग्रेस छोड़ गए, और उनकी धर्मपत्नी को, रानी प्रणीत कौर को, कांग्रेस से सांसद आप सिर्फ निलंबित करके बैठे थे। बिल्कुल। अरे इतनी हिम्मत नहीं है आप में कि उसका पति चले गए, वो जाएगी, बेटी चली गई, उसको आप बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं रखते। बिल्कुल ठीक है। वो आपका कोई भला तो करने वाली है नहीं। फिर उसको लिए क्यों चल रहे हो? ये जो है ना कांग्रेस में जो लिजापन, लचकीलापन, वो बहुत बेहतर, लापरवाही भी कह सकते हैं। लापरवाही नहीं है, वो तो ये होता है कि चलो पड़ा रहने दो। ऐसे पड़ा रहने से राजनीति थोड़ी चलती है। बिल्कुल ठीक बात है। उसमें फैसला करना पड़ता है, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जैसे निर्णय लेने पड़ते। बिल्कुल, वो लिए नहीं जा रहे, वहाँ कमजोरी है ऊपर के स्तर पर। जैसा कि आप देखो, मैं सबसे मजेदार उदाहरण भी देता था। एक समय जब अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जी बिल्कुल, ठीक है, वो जाके
अपनी राष्ट्रीय हाईकमान सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल वो तो उस दिन उसके ऊपर एक्शन होना था, बिल्कुल ठीक बात कर वो एक्शन लेने की हिम्मत नहीं। जी। अरे आपके घर के सामने आकर प्रदर्शन कर दिया बंदे ने। हाँ जी, और आपका संगठनात्मक अधिकारी है, संगठनात्मक वो है, उसके पास पद है, प्रदेश पद कांग्रेस है, के प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्र के अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन कर रहा है। बताओ। तो इतना कमजोर नेतृत्व कैसे होगा? आपको फैसला करना था कि अब आप हमारे नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है। अगले ने फैसला किया। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनके निर्णयों में जो फैसले कमजोर हैं। कमजोर है, बिल्कुल ठीक कह रहे अगर फैसले अच्छे हों, मजबूत हों और थोड़ा सामने वालों को भी मैसेज आए, संदेश जाए, भी ऐसा हो सकता है। हैं। जी। वो करने की ताकत कम है। राजनीतिक पंडित, राजनीतिक जानकार, पत्रकार, साहित्यकार, मतलब जो भी राजनीति को करीबी से देखता है, आप भी बहुत वरिष्ठ हैं, तो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की कार्यशैली में काफ़ी गुण मिलते हैं, अराउंड 99% तक मिलते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? उसमें ये होता था, वो फाइलें रखती थी, जो चर्चा है जी। कि विरोधियों की फाइल होती थी, बुलाया या तो फाइल चलेगी या आप चलोगे। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ आपने पहले ही कहा भाई कोई और चीज़ें चलने लग गई, कोई और चीज़ों का उपयोग होने लग गया। जी। तो कार्यशैली तो एक ही है। इसका मतलब ये है कि आपको ताकतवर तो होना पड़ेगा, फैसले तो लेने पड़ेंगे, और फैसले ले सकते हैं तो आप विरोधी को मात दे सकते हैं। अगर आप फैसला ही नहीं कर पाते तो विरोधी को मात कैसे दोगे? ये मेरा कहना है। बाकी अपना अपना एक तरीका है। वो कहते हैं हमारी विचारधारा है, वो कहते हैं हमारी विचारधारा है। दोनों अपने अपनी विचारधारा में लगे हुए हैं। वो कहते हैं ये हमारी मोहब्बत की दुकान है, वो कहते हैं देखते हैं किसकी दुकान है, किसकी दुकान आती है, मोहब्बत की आती है, किसकी आती है। जी। ये चीज़ें चल रही। तो जैसा कि आपने हरियाणा के लगभग मेरे ख्याल में एक आध शुरू के मुख्यमंत्री को छोड़ दें, जब शायद आप नहीं थे पत्रकारिता में, जितना मुझे ज्ञात है, उसके बाद के सभी मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली को आपने बारीकी से देखा, बारीकी से उनको रिपोर्टिंग भी की है, उनके साथ उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम क्रम वाइज बात करें तो हरियाणा के 3 बेस्ट सीएम आप किसको मानते हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता। सब में अपने अपने गुण होते हैं। जी जी। अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं। जी सर। ठीक है ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैटेगराइज करें, नहीं, मैं लेकिन वो फिर नहीं भी कह रहा। बेस्ट 3। नहीं, मैं जैसे जाता था, सुनता था सारी बातें, है ना, तो उसमें जो हमारा असल में देश है, चाहे राज्य है चाहे देश है, चाहे हिमाचल का उदाहरण ले लो। जी जी। एक बार शांता कुमार जी ने कह दिया था नो वर्क नो पे, वो कह दिया, लागू भी कर दिया, लेकिन दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इतना सख्त रवैया भी नहीं चल सकता मुख्यमंत्री का। यहाँ भी जो मैंने देखा अपने दौर में, चौधरी बंसीलाल साहब कहते थे मैं बिजली माफ़ नहीं कर सकता, ये मेरे घर में बनती नहीं। बिल्कुल फ्री नहीं आती मेरे पास। फ्री नहीं आती, जब मेरे पास नहीं आती मैं आपको कहाँ से एक दे दूँ? जुमला याद आ रहा है कि सड़कों के मोड़ और मास्टरों की मरोड़ सिर्फ बंसीलाल ही निकाल सकता है, सही है क्या? वो उनके अपने होते हैं जी। पर जिन्होंने वादा कर दिया उनको बाद में आंदोलन का सामना करना पड़ा। तो इसका मतलब राजनीति भी करो, लेकिन ऐसे आप वादे करो जिनको पूरे कर सकें। जब आप नहीं करते तो काफ़ी समय का अंतराल हो जाता है, जब आप वापस सत्ता में नहीं आते, क्योंकि लोग उन जख्मों को याद रखते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सब लोगों को, सब वर्गों को साथ लेकर अगर हम चलने की बात करें तो चौधरी भजन लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं, रहे। मैं कह रहा हूँ किसी एक का हम नाम क्यों लें। मेरा मतलब है कि जो आप गुण कह रहे हो, अगर किसी में है तो अच्छी बात है ना, वो लेके चलेगा। जी जी। है ना? पहले जो लोग कहते थे कि वो सिर्फ हिसार तक है, भजन लाल जी को ये था कि वहाँ लगा दिया पैसा, हुड्डा जी को कहते रोहतक में लगा दिया जी। तो फिर बाकी हरियाणा ने उनको क्यों बनाया? तो उनमें गुण तो होंगे ना, कि लोग कहते थे ये हिसार तक सीमित है, वो रोहतक से सीमित है, लेकिन वो तो दोनों हरियाणा में। इसका मतलब आरोप की जगह आरोप हैं, लेकिन वे अपनी कार्यशैली से सारे हरियाणा को प्रभावित करते हैं। भजन लाल जी भी करते रहे। तो मैं आपसे एक अंतिम सवाल कर लेता हूँ, कंक्लूड करते हैं, काफ़ी लंबी हमने विस्तृत चर्चा की है।
हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार बीजेपी 10 जीती थी, इस बार कम होगी या 10 ही रहेगी? आपका क्या? नहीं, मैं पहले भी जैसे हमारी बातचीत हो रही थी जी सर। कि जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते जी सर। तब तक आप ये नहीं कह सकते कितनी किसको आएंगी, क्योंकि प्रत्याशियों के आधार पर ही पता चलेगा कौन कितना तगड़ा प्रत्याशी आया है और किसने प्रत्याशियों का सही चयन किया है। जी सर। आप सही चयन करोगे तो आपको जीत मिलेगी। तो अभी तक जो, जैसे आप सही प्रत्याशी कह रहे हैं, जो अभी तक भाजपा ने 6 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अभी तो जब सामने वाले आएंगे ना, अच्छा, तब बात ओपोनेंट बनेगी। और आएगा तो? हाँ, जब सामने आमने सामने आएंगे तब आप कंपैरिजन करोगे कि कौन सा घोड़ा लंगड़ा है और कौन सा अब विजेता अकेला बने। मनदीप खड़ा है, वो तो फिर जीत ही क्या। जी बिल्कुल। कहते मामा मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं अकेला दौड़ रहा जी। हूँ। अभी तो एक एक है ना। अभी एक एक है। अभी जैसे देखो वो अभय चौटाला वहाँ चले गए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, जी। और कुरुक्षेत्र कांग्रेस ने छोड़ दी है हाँ जी, वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लिए। तो सुशील इनको तो गुप्ता। 9 पे लड़ना है। जी। अभी ये अपने 9 क्या बोलते हैं अश्वमेध के घोड़े लाएंगे। जी बिल्कुल। 9 अभी इनके 6 आ गए, बाकी लाएंगे बीजेपी वाले। जी जी। तो जब बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे तब आप खुद ही कह दोगे कि ये वाले आ सकते हैं, ये वाले नहीं आ सकते। जी, जैसा कि कांग्रेस हाईकमान ये प्रयास कर रहा है कि राजस्थान में भी प्रयास किया कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाएं, हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अशोक गहलोत ने अपने बेटे को आगे कर दिया, सचिन पायलट भी नहीं लड़े, इसी तरीके से गोविंद डोटासरा भी नहीं लड़े जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे राजस्थान के। अब इसी प्रकार की कवायद हरियाणा में भी चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लड़वाया जाए। पिछली बार भी हुई थी, जी आपको पता है ना। हाँ जी बिल्कुल, वो तो लड़े फिर सोनीपत से। लड़ना पड़ा। इस बार कह रहे हैं कि हिसार से भी आ सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो तो कांग्रेस की अपनी रणनीति होगी। अभी तक तो शैलजा यही कह रही हैं कि मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। जी। लेकिन वही है कि अगर हाईकमान का आदेश है तो आपको लड़ना पड़ेगा। सख्त आदेश। तो आप तो सख्त भी करेंगे ही आखिरकार। तो वो आदेश की बात है कि उनको देखना है बिल्कुल कि कहाँ से किस रूप में चुनाव लड़वाना है, कि लोकसभा का लड़वाना है कि विधानसभा का लड़वाना है। बाकी पिछली बार भी यही था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खड़े हुए थे, दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हुए थे, शैलजा भी खड़ी हुई थी। सबको कहा था लड़ो, या फिर कैंडिडेट दो, ऐसा कैंडिडेट दो ना जो आपकी जगह ले सके। सही कह रहे हैं भाई वो पंजाबी में कहते हैं ना भाई, जी। किसी बंदे नु बुला ला चुंडी छुड़ा ला, तो चुंडी हमने आपके लगा दी है। हाँ जी, हाँ जी। तो तब छूटेगी जब आप उसके बराबर का कुछ अल्टरनेट दोगे जब आप। अल्टरनेटिव तो दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर नहीं दोगे तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत। बाकी तैयार तो सारी पार्टियां कहती हैं, किसी से आप जाके पूछो हम तैयार हैं, 10 की 10 तैयार हैं। बिल्कुल। अरे 10 के अभी आप मंथन कर रहे हो, अभी तक आप 2 सीटें मांग रहे थे जजपा वाले, अब 10 कहाँ से ले आओगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कर दिया ना, राव बहादुर सिंह को मुझे ले पता आए है अभिमानी उनको में। कर दिया। जी। वो ऐसे होना है जैसे विधानसभा में हुआ था, देवेंद्र हाँ जी। बबली का लिखा मैंने। हाँ जी। वो कांग्रेस के झंडे बांट चुका था, जोगीराम झंडे सियाग बांट चुका भाजपा था, है ना। तो उसको टिकट नहीं मिली, इन्होंने जाके उसको पकड़ लिया। अब इसी कैश तरह कर- राव का पता चला बहादुर नाराज है, आजा भाई इधर इधर आजा। आजा, तो हम ये तो राजनीति के शतरंज है कि देखते कौन सा निगाह बुरा? रखनी है कितनी पैनी की मनदीप कहाँ कमजोर पड़ता है, मनदीप कहाँ ताकतवर है। वो शतरंज खेली जाती है, बिल्कुल। वो पॉकेट्स देखी जाती हैं, फिर उस हिसाब से बंदे लाए जाते हैं। धन्यवाद भारती जी, आपने बड़े ही बेबाकी से और बड़े ही बुद्धिमत्ता से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। अभी चुनाव की प्रक्रिया जारी है, फिर दोबारा आपसे मिलेंगे और आपसे हम जो आपका वृद्ध अनुभव है वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की थी कि आपके सवालों में जवाब उस तरह से दें, क्योंकि हमारा मंत्र एक है कि बैलेंस रहना है। जी बिल्कुल। हम किसी पार्टी के जो पत्रकार हैं, अगर कोई मान के चले उसके सगे हैं, किसी के सगे नहीं होते। जी बिल्कुल। हम अपने कर्म के सगे हैं। जी सर। जो हमारा कर्म कहता है, जो हमें सामने नज़र आता है। मैं तो कई बार कहता हूँ भाई पत्रकार भी वो राजनीति की भविष्यवाणियाँ ही करते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन उनको भी बचना पड़ता है कि ऐसी भविष्यवाणी ना हो जाए जो उनके गले पड़ जाए। जी धन्यवाद। तो ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें FHL टाइम। इसी तरह की शख्सियतों से हम आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।